यार नेचर में तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मगर अभी हम बात कर रहे हैं कूलम की और ग्रेविटेशन की। चलिए करते हैं इसका कंपैरिजन। और डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर की बात होती है तो कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की भी बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है। बहुत जल्दी से इस टॉपिक से गो थ्रू होंगे। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे जो कि वेक्टर फॉर्म के डेरिवेशन में बहुत मदद करेंगे जब हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में पहुंचेंगे। तो यार सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं सिमिलैरिटी की, मतलब दो चीजों में क्या चीजें सेम है। तो सबसे पहली चीज जो है बोथ आर सेंट्रल फोर्स, मतलब कि वो जो स्नूकर की बॉल को अपन जब बिल्कुल सेंटर पे मारते हैं तो वो जाती कैसी है, सीधी। टग ऑफ वॉर में जब अपन दो टीम्स होती हैं तुम उनको खींचते हो, जब उनको खींचते हो तो वो सीधी आती हैं या लहराती हुई आती हैं? भाई आएंगी तो सीधी, क्योंकि फोर्स सीधा लगा है। वहां पर तुम्हें जो फील आता है ना, वही फील यहां पर एक चार्ज को दूसरे चार्ज से आता है कि भाई ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो अगर सेम होंगे तो इसी के अलॉन्ग रिपेल होगा, या फिर अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो इसी के अलॉन्ग अट्रैक्ट होके आएगा। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन और लाइन ज्वाइनिंग ये और वो अट्रैक्ट ऐसे ऐसे होके आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। मतलब लाइफ के ट्विस्ट यहां नहीं है, यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड काम चलता है। तो अगर अपन देखें यहां पर तो Q1 और Q2 को ये लाइन ज्वाइन कर रही है और दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उस लाइन के अलोंग ही लग रहा है। इसीलिए इन फोर्सेस को अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्स एंड बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, चलिए इसके बाद ये सेकंड पॉइंट आता है और सेकंड पॉइंट कहता है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है? पहली बात तो ये समझ लो अच्छे से। कंजर्वेटिव फोर्स ये कहता है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और मैं उसको इस हाइट पर ला रहा हूं, तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने जो वर्क किया, इसका मास था m, तो mg, और हाइट ले गया h, तो मैंने वर्क किया mgh। अब मैं इसको इस रास्ते से लेके जाऊं, अब मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, अब मैं इसको दिल्ली घुमाकर लाऊं और फिर यहां ले जाऊं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, वर्क डन mgh होगा ग्रेविटेशन में। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, ना कि उसके पाथ पर। अगर आप देखो तो यहां पर एक चार्ज है Q और दूसरा रखा हुआ है यहां पर। अब आप उसको किसी भी रास्ते से लेकर आओ, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस वही बनी रहेगी, यानी कि इनिशियल इंफिनिटी थी, फाइनली आपके अंदर वो फिक्स्ड पॉइंट है। आपको वर्क डन जो भी आप निकालो पहले पाथ से, इसीलिए सबसे सड़े पाथ से अपन निकाल लेते हैं, और इसीलिए वो वर्क डन कांस्टेंट रहेगा। इस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव। रहा ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपने पास आता है बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर तुमने पहला वीडियो देखा होगा, जब दूसरा वीडियो आई थिंक जिसमें कूलम्स लॉ के बारे में मैंने बात करी, वहां मैंने अलग से लिखा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर में, कि दिस इज बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि दोनों फोर्सेस, चाहे दो मास की बात करो चाहे दो चार्ज की बात करो, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो मेरे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कहानी खत्म। ये भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। अब लॉन्ग रेंज फोर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो लॉन्ग रेंज फोर्स आपसे क्या कहता है? लॉन्ग रेंज फोर्स आपसे ये कहता है भाई सन और अर्थ, तू वहां मैं यहां, जिंदगी है कहां। मतलब इतनी डिस्टेंस है, इसके बाद भी दोनों एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसी वजह से अर्थ रोटेट हो रही है सन के अराउंड। इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पर भी ये फोर्सेस वर्क करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्स। ये हो गया अपने पास सिमिलैरिटीज। डिससिमिलैरिटी की बात करें, अब भाई दो लोग अलग हैं, कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर थोड़ा सा उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। तो वो पॉइंट्स हैं हमारे पास। नंबर 1, तो यार पहला डिफरेंस है कि कूलम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस। तो ऑब्वियसली यार ये तो होना ही चाहिए था। कूलम ने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में होगा, ग्रेविटेशन ने बोल दिया मैं मासेस के बीच में लगूंगा। और इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठाकर रखना कि देखो यार कूलम फोर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, अभी अपन उसका भी डिफरेंस देखेंगे, है ना। और ये जो अपने पास फोर्स होता है ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स था, वो मासेस के बीच का फोर्स है। और जहां पर चार्ज होगा वहां मास होगा ही होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वहां होता ही है जहां कूलम फोर्स हो। मगर बेचारा इतना सा है कि उसके अपन बात ही नहीं करते ज्यादा, जिसके बारे में ज्यादा सोचो मत। क्यों? क्योंकि टेंशन ही नहीं दे रहा ना यार, वो इतना ज्यादा है ही नहीं, इसीलिए अपन बात नहीं करते। नहीं तो दो चार्जेस के बीच में दोनों फोर्सेस लग रहे होते हैं, ग्रेविटेशन भी लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको भूल जाते हैं ग्रेविटी वाले को। खैर, इसके बाद सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है, कूलम्स लॉ, फोर्स डिपेंड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। भैया अगर मीडियम बदल गया तो फोर्स बदल जाएगा। इसकी बातें हमने करी थी कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आ गया या फिर परमिटिविटी, अगर रिलेटिव परमिटिविटी आ गई मीडियम की, तो अपन बोलते थे ना फोर्स k टाइम्स कम हो जाएगा या एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाएगा। ये नहीं कहता ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बोलता है तुम अर्थ और सन के बीच में भर दो पानी, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जो फोर्स है वो बिल्कुल सेम बना रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट while the electrostatic force will change with the medium। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज 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 अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर का क्या मतलब हुआ कि भाई ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा। यार अपन सबको भी नेचर अट्रैक्ट करता है कि नहीं? सनसेट, सनराइज, वो अभी जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हुआ था, वो ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, नेचर को अपन पसंद करते हैं, बट जहां पर भी मास होगा वहां पर अट्रैक्शन होगा ही होगा, रिपल्शन के कोई चांस ही नहीं है, अट्रैक्शन ही होगा। इस समय मैं तुमको अट्रैक्ट कर रहा हूं वहां पर, तो ये अट्रैक्शन ही है हर जगह। बट चार्जेस के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव, इट कैन बी जीरो। चार्ज नहीं है तो जीरो, अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। सो अट्रैक्टिव, रिपल्सिव एंड माइट बी जीरो। इसके बाद अब हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट जो मैं तुमको इनडायरेक्टली बता ही चुका हूं। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ग्रेविटेशनल वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है इन नेचर। तो भैया इसीलिए जब भी डोमिनेशन की बात आती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। इसीलिए मैंने कहा था दो चार्जेस हैं, उनके पास मास तो होगा ही होगा, अट्रैक्ट हो रहे होंगे ग्रेविटी से, मगर क्योंकि चार्जेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी वाले को अपन भूलते चले जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अपन इस वीडियो के सेकंड हाफ की, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चीजें डिफिकल्ट हो और बाबा जी अपनी बूटी ना दे। तो चलिए बढ़ते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कई बार चीजें बहुत सिंपल होती हैं, दिखती नहीं है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें 11th के पुराने पाप याद करा रहा हूं। ए वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। बस इतना ही याद रखना है तुम्हें। मैग्नीट्यूड, अगर तुम्हें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ले जाना है तो भैया आधा काम अपन कर चुके हैं। वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना है। मैग्नीट्यूड तो कूलम्स लॉ से आ ही चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाय डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन बताएगा? तो डायरेक्शन के लिए चलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर की कहानी, जो हमें देने वाला है डायरेक्शन। और अगर मैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनली वो बन जाएगा मेरे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दैट्स इट। चलिए देखते हैं, अब बढ़ते हैं एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म की तरफ। तो यार देखो क्या है हमारे पास, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, ये दो चार्जेस हैं मेरे पास। अब इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। लेंथ वाइज तो वो r ही रहेगी, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ होती है, तो लेंथ वाइज तो वो r ही रहेगा। अब एक चार्ज है q1, दूसरा चार्ज है q2, तो ये जो सेंटर से उसको लाइन ज्वाइन कर रही है ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर,
पहले वाले के लिए हो गया R1, दूसरे वाले के लिए हो गया R2। पोजीशन वेक्टर डिसाइड कर लिए, दोनों चार्जेस बना लिए। चलिए इतना तो बन गया बाबा जी, अब आगे की बातें बताइए आप। तो चलो भाई आगे देख लेते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने तुम लोगों से कहा था कि जो अपने पास फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, सेंट्रल फोर्स होता है कूलम। पूरी कहानी यहीं पर टिकी हुई है दोस्तों। अगर गौर से देखो तो ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो जो फोर्स लगेगा रिपल्शन का वो इस लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, इधर चाहे इधर, किसी भी डायरेक्शन में जाओ वो फोर्स लगेगा इस लाइन के अलॉन्ग। पहले वाले को मैंने कहा 1, दूसरे वाले को मैंने कहा 2, तो पहले वाले पर फोर्स हो जाएगा F12। F12 का क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। जैसे कहीं पर भी लिखा हो, अगर ऐसा लिखा है F12 तो ये बता रहा है फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। अगर मैं इसको लिखता हूं F21 तो वो मुझे बोलेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल है कि भाई पहले वाले पर जो फोर्स है वो F12 है, दूसरे वाले पर जो फोर्स है वो F21 है। चलो ये भी समझ में आ गई बाबा जी की बात। अब देखो अगर मैं F12 लिखता हूं यहां पर, तो F12 के लिए F12 का मैग्नीट्यूड जो कि कूलम्स लॉ से आ चुका है, इनटू डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से देखो यहां पर। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो तुम यहां पर इसको अब देखो, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो देखो, ये देखिए यहां पर ये F12 फोर्स है, और अगर आप 1 से 2 जा रहे हैं तो वो हो जाएगा R12 कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। और अगर आप F21 की बात करें तो F21 इस डायरेक्शन में है, और F21, और अगर आप 2 से 1 जा रहे हैं तो R21 कैप जो है मतलब यूनिट वेक्टर वो उस डायरेक्शन में है। तो अगर आपको मैं हाईलाइट कर कर दिखाऊं तो इस समय जो मैंने हाईलाइट किया हुआ F12 और R21 इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो R21 उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में F21 है। अगर दोनों की डायरेक्शन F12 है तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है F12 और R21, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल हुआ कि भाई अगर आपको F12 वेक्टर चाहिए तो उसमें मैग्नीट्यूड में R21 कैप का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो लाइन जो है उसकी डायरेक्शन से मैच कर रहा है। और अगर मैं चाहूं आपसे कहूं F21 चाहिए तो F21 का मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड किससे मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है R12 से, तो उसमें R12 कैप का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वापस चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो देखो भाई F12 चाहिए तो F12 का मैग्नीट्यूड वो किसके साथ मैच हो रहा है? वो मैच हो रहा है R21 के साथ। और अगर मैं F21 की बात करूं मतलब फोर्स ऑन 2, तो उसकी डायरेक्शन किससे मैच हो रही है? R12 से। तो मैंने बस उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो बूटी में सिखाया था। और आगे जाकर हमें यह पता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है R, मैग्नीट्यूड है Q1 Q2, तो जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है तो अपने पास फोर्स कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा ना भाई, चाहे 1 के कारण 2 पर निकालो, 2 के कारण 1 पर निकालो, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो अगर आपसे कोई कहे F12 को लिखकर दिखाइए तो F12 हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू R21 कैप। और अगर आपसे मैं कहूं F21 को लिखकर दिखाइए तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय R12 कैप। हो गई कहानी खत्म, हो गया पैसा हजम। अगर वेक्टर फॉर्म आए यहां पर तुम छोड़ सकते हो, फिर भी कुछ लोगों का मन नहीं करता जब तुम अच्छी बड़ी बड़ी बुक्स उठाते हो तो वो R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 ऐसे लिखकर दिखाते हैं। डरो मत, मैं वो भी तुम्हें बता रहा हूं, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। बट अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म रोकना है तो यहां पर तुम अपने वेक्टर फॉर्म को रोक सकते हो। अब आती है बात, अगर अपन देखें R12 और R21, एक ऐसा जा रहा था तो एक उसके ऑपोजिट था, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए साइन क्या लग गया? माइनस साइन लग गया। अगर माइनस साइन लग गया तो मैं इस वाले फॉर्मूले में R21 की जगह पर R12 रख देता हूं माइनस का, और इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये पूरी की पूरी चीज बन गई F21। और अगर ये F21 बन गया यानी कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, इससे तुमने ये बता दिया कि कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहानी हो गई खत्म। यहां से आपने न्यूटन्स लॉ का वेरीफाई कर लिया, या न्यूटन्स कूलम्स लॉ को ये बता दिया कि वो कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डेंस है, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं कुछ डिफिकल्ट फॉर्म की तरफ, तो उसके लिए तुम्हें ट्राइंगल लॉ की थोड़ी सी मदद चाहिए पड़ेगी, वो भी देखते हैं।
तो देखो यार, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हो, जो कि मेरे पास हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों सेम ऑर्डर में हो, मतलब एक के पीछे एक, भले ही वो इधर जा रहा हो इधर जा रहा हो, डायरेक्शन सेम नहीं बोली, ऑर्डर सेम बोला है, तो जो थर्ड वेक्टर होता है जो उनके ऑपोजिट ऑर्डर में हो, वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है, अगर ये ट्राइंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो अगर अपन देखें यहां पर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में, सी उसके ऑपोजिट है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी। बस मैं इसी का यूज करने जा रहा हूं दोस्तों। अब देखो जरा मैं इसका कैसा यूज करने वाला हूं। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास हो गया ओ ए और ये हो गया आपके पास ए बी, दोनों का ऑर्डर सेम ले रहा हूं, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर में कौन आ जाएगा, ओ बी। सो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ओ ए को इधर ले आओ, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या था भाई, R2 वेक्टर है, और ओ ए क्या है, R1 वेक्टर है, और ए बी क्या है, 1 से लेके 2 जा रहे हो तो 1 2 वेक्टर हो गया, R12 वेक्टर हो गया। तो भाई R12 वेक्टर आपके पास क्या आ गया, R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में। ये जानबूझ के बता रहा हूं, कई बुक्स में तुम्हें दिक्कत आएगी जब ऐसा लिखा होगा, तो डरना मत, वो कैप वाले फॉर्मूले पर टिके रहो। नहीं तो अगर ये करना है तो इसमें कुछ नहीं है, R12 लिखना है अगर तुमको, तो वो R2 माइनस R1, R21 लिखना है तो R1 माइनस R2, बस बात खत्म हो गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसकी लेंथ, और ये लेंथ तो R है, क्योंकि दोनों A और B के बीच की डिस्टेंस R है। तो आप चाहो तो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 लिखो, या आप उसको R लिख दो, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको R। तो F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये हम लिख चुके थे। R12 कैप को क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 कैप हो जाएगा R12 वेक्टर, ये देखो, तो R12 कैप हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और वही वैल्यू तुमने यहां पर रख दी। और R12 वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, अभी अपन ने देख लिया। और अगर अपन देखें तो ये R स्क्वायर इंटू R मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा R क्यूब। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई। यहां पर इतना याद रखना कि जब ऊपर वेक्टर आता है तो नीचे क्यूब आता है, और जब ऊपर R कैप आता है तो नीचे R स्क्वायर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में अपन कंफ्यूज होते हैं। अपन को याद है कूलम्स लॉ में तो नीचे R स्क्वायर आता है, बट अगर R कैप है तो नीचे R स्क्वायर है, अगर R वेक्टर है तो नीचे R क्यूब है। बस इसका ध्यान रखना। अगर सिमिलरली मुझे F12 लिखना पड़ता तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब, ये तो आएगा ही आएगा। बस यहां 1 2 है तो ये हो जाएगा R1 कैप, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहां पर देखो इसका उल्टा, ऊपर वाले में क्या था R2 माइनस R1, इसमें क्या है R1 माइनस R2। F12 निकालना है तो R1 माइनस R2, F21 निकालना है तो R2 माइनस R1। दैट इज इट, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। जितनी डिटेल में बता सकता था मैंने तुम्हें बता दिया वेक्टर फॉर्म। वैसे तो मेरा कहना है R कैप पर अपने आंसर को छोड़ दो, बट अगर ज्यादा करने की इच्छा है तो यहां तक आओ, अदरवाइज उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम सबको अब वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। स्लॉट 2 इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मचाते रहिए। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।